साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग चर्चा कर रहे हैं ध्येय आईएएस का जो प्रैक्टिस सेट है, उसकी जो सीरीज आई हुई है वो हम लोग चर्चा में ले रहे हैं। अभी सीरीज 1 है और उसके हम 30 सवाल चर्चा में ले चुके थे। आज हम 30 से लेकर के 60 सवाल तक, 30 से 60 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को वैसे ही करना है जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, और बाकी जो चीज़ें इंक्रीमेंट होती हैं वो आप बढ़ा लीजिएगा खुद से भी और यहाँ से भी। तो चलिएगा 31 सवाल पे चलते हैं। 31 से 60 ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 10वां मंडल ऋग्वेद का। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की व्यवस्था है और वो जुड़ा हुआ है वर्ण व्यवस्था से। एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार चार चीजों की व्यवस्था की गई है, 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो ये वहीं से जुड़ा हुआ है, तो ये आसान है, कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? तो सवाल तो वैसे भी छोटा सा है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि 5 सन्यासी पहले महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर किसी कारणवश वो उनको छोड़ देते हैं। तो बाद में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हीं ब्राह्मणों को सबसे पहले शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा का एक चक्र घूमना शुरू हो जाता है। मतलब वो शिक्षा दूसरों पे गई, दूसरों से तीसरों पर, इस तरीके से एक प्रकार का धर्म चक्र प्रवर्तन में आ गया। तो इसलिए इसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा एक कथन असत्य है? हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात सत्य है या असत्य पूछी गई है, ये सारी बात। खालसा भूमि से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा। खालसा भूमि होती थी सरकारी भूमि, तो जो टैक्स था सीधी बात है स्टेट ही उसको वसूल करता, राज्य ही उसको वसूल करता, तो ये सही है। अलाउद्दीन द्वारा लागू बाजार व्यवस्था, क्योंकि आपको पता है कि बाजार प्रणाली अलाउद्दीन की सबसे फेमस है, का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से रोकना था। बिल्कुल सही बात है, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये थी। उसने मुक्ता प्रथा और खूती प्रथा को समाप्त कर दिया। एक्चुअल में ये व्यवस्था थी लगान से जुड़ी हुई, तो इस पे तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा उसने इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, अगर समाप्त करते तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, तो उन्होंने इसको समाप्त नहीं किया, बल्कि जो इस व्यवस्था में टॉप मोस्ट लोग थे, जो इस व्यवस्था से फायदा उठा रहे थे, उनके विशेषाधिकारों को वापस ले लिया था। तो पहली बात तो ये होगी, लेकिन फिर भी हम चौथे ऑप्शन पे जरूर बात करेंगे। इसके समय आरिज़ मुमालिक द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाने लगी। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट ये तो है, आरिज़ मुमालिक होता था सैन्य प्रधान, सेना का जो हेड होता था, सैन्य अधिकारी। तो आरिज जब भी शब्द लगेगा आप समझ जाना है कि सेना की बात हो रही है, तो इसलिए राइट आंसर इज सी। सी ही सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, राजवंश और संस्थापक दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहले तो जो विजयनगर साम्राज्य है, तो वहां पर 4 वंशों ने सत्ता संभाली, संगम, सुलुप, तुलुप, अराविडु। तो इसे आपको याद रखना है SST। ठीक है, SST मतलब संगम, सुलुप, तुलुप और अराविडु चौथा। तो अगर आप करना चाहें तो ये भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन SST से ज्यादा याद रहेगा। तो ये क्रम ही है, कई बार तो क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। संगम वंश के जो संस्थापक हरिहर और बुक्का आपको पता है, स्टार्ट इन्होंने की थी। फिर सलुप, नाम से पता चला नरसिंह सालुप। तुलुप ये मिल जाएगा आपका वीर नरसिंह। और अराविडु वंश तिरुमाल। तो कहने का मतलब ये हो गया, पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे पे 4, यानी कि ए आंसर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, जोड़ते रहना है इन सबको और याद हो जाएगा। चाहे तो आप इसके सन भी याद कर सकते हैं। किस मुगल बादशाह के सिक्कों पर मीर मोहम्मद बाकी शाहबाई द्वारा रचित पदों का अंकन होता था? तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो सम्राट अकबर थे, सॉरी औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था।
कलमा मुस्लिम धार्मिक चीज़ें से जुड़ी हुई बात है, तो कलमा खुदवाना बंद कर दिया और उसकी जगह उसने कुछ पद रचित कराए और वो रिटन बाय मीर अब्दुल बाकी शाहबाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि वो धार्मिक चीज़ों को इधर-उधर सिक्कों पर नहीं लिखवाना चाहते थे, बल्कि उनकी उनको सेव करना चाहते थे। जैबुन्निसा द्वारा दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की गई। तो ये बताना है कि जैबुन्निसा कौन थी। तो ये औरंगजेब की ही पुत्री थी, जिनको बाद में बेदखल कर दिया गया था। हालांकि इन्होंने अपने समय में इस पुस्तकालय की स्थापना करा दी थी, बैतुल उल उलूम। नेक्स्ट, ऐसे ऐसे सवाल आपको नॉर्मली किताबों में मिल तो जाएंगे, लेकिन वो फाइंड करने बड़े मुश्किल होते हैं। इसको आप केवल प्रैक्टिस सेट से ही कर सकते हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। वह प्रभावित था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैकोबिन क्लब जुड़ा हुआ था वो फ्रांसीसी क्रांति से, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दो बड़ी ताकतें थी जो आपस में टकरा रही थी। अब क्योंकि अंग्रेजों के साथ तो इनका मुकाबला हो ही रहा था, तो इन्होंने फॉलो किया फ्रांसीसियों को और सपोर्ट ली फ्रांसीसियों की, टीपू सुल्तान ने। और ये उसी वहाँ जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उन्हीं के साथ इनका अपना सिस्टम जुड़ गया। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ये तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ था ये, और इसी को चार्ल्स वुड का डिस्पैच कहा गया। और ये कभी आ जाता है तो मैं आपको यही बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, इसलिए इसको भी याद करना है। नेक्स्ट, 39 सवाल, श्रीमती नेविसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि वो पहले व्यक्ति थे, ये सही गलत वाले चुनने हैं, असत्य वाले बताने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत भारतीयों के लिए है, ये पहली बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी, आपको याद रखना है। आर्य समाज वर्ष 1822 में गायों की सुरक्षा हेतु गोरक्षिणी सभा की स्थापना की गई। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये दोनों कथन याद रखने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक तो ये कहा भारत भारतीयों के लिए है, और गौरक्षा के लिए गौरक्षिणी समिति की स्थापना की। अब क्योंकि असत्य बताना है, ना तो असत्य पहला वाला है ना दूसरा वाला, तो राइट आंसर इज डी। तो कई बार बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है, सवाल के जो सन है वो कई बार याद भी नहीं होते हैं। अब जैसे 1822 ही है, तो ये मुझे भी याद नहीं है कि 1822 में बनाई कि नहीं, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तो अभी सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करते रहिएगा इसको। नेक्स्ट, क्रमानुसार हमें इसको लगाना है। तो यहाँ देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की योजना, बंगाल विभाजन का प्रभावी होना, और उसके बाद बंगाल विभाजन का निर्णय होना। तो चलिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बंगाल विभाजन का निर्णय होने की ही बात होगी। अगर निर्णय ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले 16 अगस्त 1905 डेट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। एक डिसीजन आया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, और जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये हुआ 20 जुलाई को, ईयर सेम है, और ये बंगाल विभाजन है, ये प्रभावी हुआ बाद में 7 ये 7 अगस्त को। तो अब आप थोड़ा सा एक बार मैच कर लीजिएगा कौन सा कालक्रम बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब में यहाँ पर देखेंगे आप, पहले 20 जुलाई, फिर 7 अगस्त, और फिर 16 अगस्त। ये उल्टा पुल्टा हो रहा है ये थोड़ा सा। हम्म, हम्म।
यहाँ पे सर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप 40 नंबर सवाल को एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, डेट्स में डेट आगे पीछे हो रही है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं इसको लीव कर रहा हूँ, ठीक है। सारे सवाल बिल्कुल प्योर तरीके से हो पाना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट देखें, बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस एक नेता ने निर्मम भूल की संज्ञा दी? 41 सवाल। तो ये कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, सीधा सीधा आपको याद करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अब पिछले वाले जो सवाल है उसमें दिक्कत हो जाती। नेक्स्ट, सही उत्तर बताना है, कूट दे रखे हैं इसमें 40 नंबर 2 सवाल के। पहला, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही बात है, जातियां भूल करके लोग साथ आए। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से ये सारे लोग साथ आए, तो इसलिए आंसर ए आपका सही हो जाता है। दोनों सही हैं और कारण ए सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्रम लगाना है, तो मैं इनकी डेट आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन इसमें है, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होना, तो जुलाई 1942। क्रिप्स मिशन का भारत पहुंचना मार्च 1942। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाना 23 मार्च 1943। और सिंगापुर में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना करना 21 अक्टूबर 1943, सुभाष चंद्र बोस। तो अब देख लीजिएगा, तो 42 में मार्च यानी कि नंबर 2 पहले, एक बाद में, फिर 3 और फिर 4, यानी कि 43 का राइट आंसर है डी। तो इस प्रकार की चीजें रटनी पड़ती हैं, क्योंकि एक सवाल में कई सारी चीजें बना पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। किसी एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत, सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेक डाउन प्लान किसने दिया था, के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था। तो ये थे लॉर्ड बेबिल। बेबिल ने कहा था पहले ही 44 में कि भाई जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ देना चाहिए, हालात उतने सही नहीं है, और उन्होंने अपने ब्रेक डाउन प्लान के तहत ये सुझाव दिया था। अब आप करिएगा एक काम, लॉर्ड बेबिल का जो टाइम पीरियड है वो लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट 45 नंबर सवाल, इस पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उससे जुड़े हुए कथनों पर विचार करिएगा। चलिएगा, पहला, एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती हैं। ये बात भी सही है। एक्चुअल में इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो हम लोग अभी इसके बाद लेंगे, क्योंकि एक पूरा सेक्शन है, मैंने उस इकोनॉमी के सेक्शन को रोक करके रखा है ताकि हम इन चीज़ों को भी समझ सकें। तो फिलहाल तो आप याद कर लीजिएगा, राइट आंसर इज 1, क्योंकि हम मौद्रिक नीति नहीं समझेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, तो इसलिए अभी तो आप इसको अपने पास ही रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि की दर को दर्शाता है? अब जैसे ये छोटा सवाल है तो इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ विशेष है नहीं। उच्च पूंजी निर्माण दर, अगर हाई कैपिटल फॉर्मेशन रेट है हमारे यहाँ पे, तो इनकम बढ़ी हुई रहेगी, इसमें तो कोई ये प्रति व्यक्ति आय धीमा करने का कोई कारण नहीं बनता। वित्तीय घाटे का उच्च स्तर होना, तो वित्तीय घाटा आप समझ सकते हैं, जितनी भी इनकम हो रही है हमारी उससे ज्यादा अगर खर्च हो जाए तो भारत सरकार क्या करती है, कुछ खर्च बढ़ाती है ताकि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके। जैसे सरकार बहुत सारे अनुदान भी देती है, सब्सिडीज भी देती है, या और भी खर्च करती है इधर उधर से, तो उसका उद्देश्य देश की आय को बढ़ाना होता है, न कि घटाना, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब देखिए इससे फर्क पड़ेगा। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं और एक यूनिट बनाने में खर्च हमारा ज्यादा आ रहा है तो ये कहलाता है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि एक यूनिट बनाने में खर्च आ रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है ज्यादा, आउटपुट आ रहा है कम, तो ये हमारी आय की वृद्धि को शो करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होना चाहिए, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होना चाहिए, यानी कि कम खर्च में ज्यादा बनाने का काम। और निम्न जनसंख्या वृद्धि दर से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर जनसंख्या कम होगी तो आपको पता है प्रति व्यक्ति आय तो वैसे ही बढ़ जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज सी। चलिएगा 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, आपको ये बताना है। राज्य सहकारी बैंक उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। तो जैसे नाबार्ड सीधे उपभोक्ताओं से नहीं जुड़ा होता, वैसे ही राज्य सहकारी बैंक भी उपभोक्ताओं से सीधे नहीं जुड़ा होता। ये भी क्रेडिट करता है जो जिला सहकारी बैंक होते हैं, कि दूसरे सहकारी बैंक होते हैं उनको। दूसरा है भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि में दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हम अपनी थ्योरी में भी चर्चा कर चुके थे। तो राइट आंसर इज बी, 47 का आंसर है बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन को आप याद करिएगा 2005-6। तो 2005-6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरंभ किया गया था। तो इसी हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं, पंचवर्षीय योजना चल रही थी 10th यानी कि 10वीं, तो इसलिए राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, कुछ बोर्ड है, हाथों हाथ याद कर लीजिएगा इनको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, बिल्कुल सही है। कॉफी बोर्ड बंगलुरु कर्नाटक में होती है। चाय बोर्ड कलकत्ता, बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों सही है। राइट आंसर इज सी। इनको याद करना है। अब जैसे ये सवाल देखिएगा, तो इस प्रकार के सवाल कई बार नहीं भी होते हैं, तो इन सवालों को हमें बार बार लिख करके याद करना होता है। अब मेरी भी याद नहीं है, अब तो मैं यहाँ पर मैच करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोपोरिया समिति 1990, ये यहाँ से। राजा चलैया समिति 1991 मिली हुई है। जानकी रमन 1992, तारापुर समिति 1997, यानी कि सब कुछ मिला हुआ है। राइट आंसर है ए। तो ऐसे तो ऑप्शन कितने आसान हो गए, लेकिन हमेशा ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है, तो आपको याद ही करना है। तो यहाँ से देख करके आप इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में असत्य है? सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। यह योजना अपने निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ये बात तो आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक साल पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी, तो ये सत्य है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था, ये बात भी सत्य है। तो अब आपको बताने हैं असत्य, तो ना तो एक ना दो। पंचवर्षीय योजनाओं पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप ऐसे ही याद करते रहिएगा जितना भी हो सकता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011। अब आप देखेंगे जनगणना में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल आने शुरू हो गए हैं, जो याद नहीं भी हो पाते, लेकिन फिर भी जितने सवाल आए हुए हैं वो तो आप याद करेंगे ही। के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत 10 लाख की नगरों में निवास करती है? तो सीधे सीधे आप लोग याद कर सकते हैं 42.6। तो लगभग 50% जनसंख्या बड़े बड़े शहरों में निवास करती है। अगला सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से है। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में सत्य बताना है। निवारक निरोध मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो होता है जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया हो, लेकिन उस अपराध को जो संभावित है होने वाला है, उसको रोकने के लिए पहले ही किसी की गिरफ्तारी कर ली जाती है। जैसे आपने इलेक्शन में देखा होगा, हथियार जब्त करा लिए जाते हैं। तो अगर ऐसे ही किसी व्यक्ति को पकड़कर रखा जाए तो वो निवारक निरोध कहलाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 माह तक निरुद्ध कर सकती है, ये गलत है। 4 नहीं बल्कि 3 माह तक, तो ये गलत, पहला सही, यानी कि आंसर है ए, 53 का ए। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आपको पता है कि संसद 2-3 कारण से, इसमें तो आंसर लिख लीजिएगा आपका सी 252। तो मैं बता चुका था कि 249 से लेकर के 252 तक आर्टिकल आप रट लीजिएगा। ये वो आर्टिकल है जो राज्यसभा को पावर देते हैं कि वो चाहें तो राज्य सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की परमिशन दे दे। तो 249 भी है, 50 भी, 51, 52। तो यहाँ पर अगर 2 राज्य मिलकर के चाहते हैं अधिक भी, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद 358 के लागू होने का आधार है? तो आप देखिएगा इसमें से युद्ध या बाह्य आक्रमण, या युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर कोई मामला है तो 358 के तहत उसमें क्या होगा, राष्ट्रीय आपात घोषित करने की बात कही गई है। चलिएगा, ये आधार बताए गए हैं बस, और कुछ नहीं। हालांकि वैसे तो 352, 356 और 360 वो आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की योग के बराबर है? तो इसमें आप देखेंगे ए, ऐसे बिल्कुल याद नहीं होता, आप यहाँ पे देख लीजिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो तो सीधे सीधे रट्टा मार करके चलें, ठीक है, हिमाचल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर कहा? क्योंकि ज्यादातर लोग वकील ही थे, तो ये कहा आइवर जेनिंग्स ने। इनका नाम आप याद रखिएगा। थोड़ा हेल्थ इशू है, लेकिन फिर भी, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही पे बात करनी है, नंबर 58 पर। राज्यसभा धन विधेयक के में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। सॉरी, नहीं, बिल्कुल गलत। संशोधन नहीं कर सकती है, जैसा आया है बस उसमें सिफारिश कर सकती है, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं कर सकती है, वो भी केवल 14 दिन का डिले। तो इसमें किसी प्रकार का नहीं, तो ये गलत है। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, ये नहीं, अनुदान आपके केवल लोकसभा में, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है? तो ये तो सीधा सीधा है, संसद के और राष्ट्रपति के अधीन आकस्मिक निधि होती है। तो जो आकस्मिक निधि होगी वो इनके पास होगी, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति को किस बात में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया था? तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मौलिक ढांचे का सिद्धांत, अगर आपको ज्यादातर सवाल का आंसर याद नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे यही आंसर पेल दिया करें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप सारे सवालों को कर सकते हैं। तो 60 सवालों का कलेक्शन ये रहा, इसमें आप जोड़िएगा, बढ़ाइएगा और अपनी चीज़ों को ऐड करिएगा। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय।